आज नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हैं आरएसएस के सामने, क्योंकि जो उन्होंने डींगे हाथी थी जेपी नड्डा ने, हम सक्षम हो गए। आरएसएस उनको बता दिया कि बिना आरएसएस के बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग आरएसएस के प्रति कांग्रेस के जो लोग नर्म थे, जिनको ये अपने आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में अपने गृहमंत्री रहते समय आरएसएस के ऊपर बैन क्यों लगाए थे, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अरे भाई 11 सितंबर 1948 को जो आरएसएस के प्रमुख को सरदार पटेल बार बार इंफसाइज कर रहा हूं, जिनको आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने लिखा था कि नफरत की जो राजनीति आपने शुरू की, जो हिंसा का माहौल आपने उसमें गांधी जी की हत्या हुई है। जिस दुकान की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान, उसमें नफरत बेची जाती है कांग्रेस पार्टी के शोरूम में। दूसरा, इंदिरा गांधी की तारीफ आप ही कर रहे थे, मैंने तो नहीं की इंदिरा गांधी की तारीफ, बाला साहब केवल तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन वो सोनिया गांधी के दरबार में नतमस्तक रहते हैं। असल में आग निक्कर में नहीं लगी है, आज आग लगी है राहुल गांधी की छाती में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां से धुआं निकल रहा है। और हाँ, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके दिल में भी आग लगी है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। केंद्र सरकार ने 9 जुलाई को एक आदेश निकाला है, जिसके तहत 1966 से संघ पर चला आ रहा प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी के सदस्य नहीं हो सकते और न ही उनकी किसी भी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। अब इस 58 साल पुराने आदेश में से आरएसएस का नाम हटा दिया गया है। केंद्र सरकार के इस आदेश पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकारी कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर बांटा जा रहा है, कांग्रेस का यह भी कहना है कि संविधान बदलने की मंशा अधूरी रहने पर सरकार ऐसे फैसले ले रही है। जबकि दूसरी तरफ आरएसएस ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मौजूदा वक्त में ही सरकार की ओर से यह फैसला क्यों लेना पड़ा, लेकिन इस फैसले का संकेत संदेश क्या पढ़ रहे हैं आप? दरअसल ये नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से आज की तारीख में आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गई है। इसलिए आरएसएस को अपीज करने के लिए यह कदम उठाया गया। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हैं आरएसएस के सामने, क्योंकि जो उन्होंने डींगे हाथी थी जेपी नड्डा ने, हम सक्षम हो गए। आरएसएस उनको बता दिया कि बिना आरएसएस के बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपना बहुमत नहीं ला सकती। इसलिए आरएसएस के सामने मोदी सरकार नतमस्तक हुई है, उसका यह परिणाम। अच्छा क्या भारत में जिस संगठन के ऊपर तीन बार प्रतिबंध लगा हो, बैन लगा हो, क्या ऐसे सारे संगठन के लोगों को आज सरकारी नौकरियों में मौका मिलना चाहिए या उनका नहीं मौका मिलना चाहिए? और बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर बैन लगाया, तो सरदार पटेल ने इनके ऊपर बैन लगाया था, नरसिम्हा राव ने इनके ऊपर बैन लगाया था और इंदिरा गांधी ने इनके ऊपर बैन लगाया था। सरदार पटेल और नरसिम्हा राव की तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं ये लोग, खूब तारीफ करते हैं और उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी पर हमले करते हैं। सरदार पटेल की तारीफ करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर हमले करते हैं, नरसिम्हा राव की तारीफ करते हैं और राहुल गांधी और नेहरू गांधी और सोनिया गांधी को खूब जम के आलोचना करते हैं। तो जो लोग आरएसएस के प्रति कांग्रेस के जो लोग नर्म थे, जिनको ये अपने आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में अपने गृहमंत्री रहते समय आरएसएस के ऊपर बैन क्यों लगाया था, इसका जवाब इनके पास नहीं है। इंदिरा गांधी से तो इमरजेंसी के दौरान बाला साहब देवरस उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। 15 अगस्त को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बाद जब भाषण दिया, तो बाला साहब देवरस ने उनकी प्रशंसा की थी और विनोबा भावे के माध्यम से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर है। दूसरी बात, उनके आरएसएस की हिंसा में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे भाई 11 सितंबर 1948 को जो आरएसएस के प्रमुख को सरदार पटेल बार बार इंफसाइज कर रहा हूं, जिनको आराध्य पुरुष मानते हैं, उन्होंने लिखा था कि नफरत की जो राजनीति आपने शुरू की, जो हिंसा का माहौल आपने बताया, उसमें गांधी जी की हत्या हुई है। चलिए मैं मान लेता हूं उसको, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई। आप कहते हैं कि मैं गोलवलकर की बातों को, नई बातों को मानूंगा। क्या गांधी जी ने अपना लिखा हुआ कोई चीज कभी वापस किया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपना लिखा हुआ कभी चीज वापस लिखा? ये मेरे पास उनकी किताबें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इतनी मोटी मोटी किताबें, एक भी शब्द, एक भी सेंटेंस, एक भी पैराग्राफ, एक भी नहीं लिया। तो गांधी जी और नेहरू जी के ने अपने लिखे को वापस नहीं लिया, लेकिन गोलवलकर के लिखे को वापस लिया, क्योंकि ये अवसरवादिता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं विपक्षी दलों का सीधा आरोप है, पहला ये कि दरअसल समन्वय बनाने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस के बीच है, क्योंकि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी और उसका नतीजा लोकसभा चुनावों के दरमियान भी दिखा। और दूसरी बात यह है कि अब पीछे के दरवाजे से सरकारी नियुक्तियों में यहां पर संघ के दरवाजे खोले जा रहे हैं।
चित्रा जी, आपको मालूम है अनुच्छेद 14 जो ये कहता है किसी से भी भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर कोई एक जैसा है, इसका उल्लंघन हो रहा था 58 साल से। क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका सुधार किया? नहीं। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 देखिएगा। अनुच्छेद 19 में आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, आप किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। अनुच्छेद 19 आत्मा है हमारे संविधान की, इसका उल्लंघन हो रहा था, संविधान का उल्लंघन होता रहा, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ देखती रही। तो पूछा जाएगा ऐसा हो क्यों रहा था? मैं आपको बताता हूं। जिस दुकान की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान, उसमें नफरत बेची जाती है कांग्रेस पार्टी के शोरूम में। और आप मुझे यह बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि केवल इसलिए कि कांग्रेस की विचारधारा से किसी की सहमति ना हो तो हम उसको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? और क्या यह सत्य नहीं है कि आरएसएस ने हमेशा देश प्रेम की बात करी है, देश सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर करी है जो स्वयं सेवक हैं? तो आज मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य फैसला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या इस देश के अंदर ऐसे वो तमाम संगठन जिनके ऊपर 3 बार आधिकारिक तौर पर बैन लग चुका हो, क्या उनके लिए भी सरकार में जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं तो सवाल सिर्फ आरएसएस के ऊपर किया गया, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनके ऊपर बैन लगा है, उनको भी शामिल कर ले। दूसरी बात, क्या ऐसे संगठन के लोगों को शामिल करना चाहिए जिनको गांधी जी की हत्या के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, न केवल गिरफ्तार किया गया, उनके संगठन पर आरोप लगा? और गांधी जी कौन है? गांधी जी हम सबके आराध्य पुरुष हैं, वो भारत के फादर ऑफ नेशन है। तो उनकी हत्या के बाद अगर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर बैन लगता है, तो क्या उनको शामिल करना चाहिए? मैं तो ये बहुत छोटा सवाल पूछा। दूसरा, इंदिरा गांधी की तारीफ आप ही कर रहे थे, मैंने तो नहीं की इंदिरा गांधी की तारीफ, और बाला साहब तेवरस तारीफ कर रहे थे। तो तब आपको इमरजेंसी में, आपातकाल को आप लोग अनुशासन पर्व कह रहे थे, माफी मांग के बाहर आना चाहते थे, इंदिरा गांधी को दुर्गा बोल रहे थे, और नरसिम्हा राव की आप तारीफ करते हैं। तो भाई जो लोग आरएसएस के प्रति नरम थे कांग्रेस के अंदर, जिनकी आप तारीफ करते थे, उन्होंने ही बैन लगाया। जब उन्होंने बैन लगाया तो क्यों लगाया? रुको जरा, सबर करो। देखिए, ऐसा है, नतमस्तक तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, लेकिन वो सोनिया गांधी के दरबार में नतमस्तक रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला अभी रतन शारदा जी ने बताया। इसी तरह से एक और फैसला है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमाशंकर रघुवंशी, और इसमें स्पष्ट लिखा है अगर कोई नागरिक, और यह फैसला आया 1983 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर कोई नागरिक जिसका अधिकार है संविधान के तहत, अगर किसी संस्था से जुड़ा है, संगठन से जुड़ा है, तो यह कोई गलत कृत्य नहीं है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, संविधान की भी ये बात नहीं करेंगे। लेकिन आज बात ये पूछी जाएगी, आप याद करिए चित्रा जी, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने ट्वीट करी थी नफरत फैलाने के लिए, एक निक्कर दिखा के, और उसमें दिखाया था आग लगी है। असल में आग निक्कर में नहीं लगी है, आज आग लगी है राहुल गांधी की छाती में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, जहां से धुआं निकल रहा है। और हां, कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके दिल में भी आग लगी है, क्योंकि वो तर्कों पे बात नहीं करेंगे, वो केवल इधर उधर की बात करेंगे। मुझे आप बताइए, जिस शासन आदेश की हम बात कर रहे हैं चित्रा जी, उसको पढ़िएगा, उसमें आरएसएस के साथ जमाते इस्लामी का नाम लिखा है। जमाते इस्लामी अभी बैंड है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। अब उससे आप आरएसएस की तुलना करते हैं, जिसके कार्यसेवक जो हमारे आरएसएस के रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मंत्री बनाया, अब मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। तो अगर योगदान इतना अच्छा है, आप मंत्री बना सकते हैं, तो फिर क्यों इस तरह के आदेश पारित हुए? इसकी वजह यह है कि वैचारिक छुआछूत है कि अगर किसी का विचार हमसे नहीं मिलता है तो हम उस विचार को कुचल देंगे, चाहे वो राष्ट्र हित में हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने कहा चुनाव के बाद ये फैसला लिया गया, क्यों? तो मैं आपको जानकारी देता हूं, गुजरात ने भी, गुजरात सरकार 2000 में, सन 2000 में ये फैसला ले चुकी है, और इससे वहां पे भी जो प्रतिबंध है उसे हटाया गया था। तब तो कोई चुनाव नहीं थे, तो इसलिए आरोप गलत है। लेकिन आज ये जरूर कहा जाएगा, वो टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी आतंकवाद और देश की सुरक्षा की बात ना करे, जिसके अध्यक्ष लश्कर तैयबा का मॉड्यूल का आतंकवादी पकड़ा गया लखनऊ में। गजब बेइज्जती है, मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।